नमस्कार। आज हम एक ऐसे एहसास की गहराई में उतर रहे हैं जिसे शायद कई लोगों ने महसूस किया है, पर जिस पर बात अक्सर अम, खामोशी में ही होती है। एक तरफा प्रेम। ये वो कहानी है जो शुरू तो होती है, पर शायद कभी कही नहीं जाती। और इस उलझे हुए विषय को सुलझाने के लिए हमारे पास एक तरफा प्रेम और तंत्र का आत्मविज्ञान शीर्षक वाले एक लेख है, कुछ अंश हैं। आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि भारत की प्राचीन परंपराएं, खास तौर पर तंत्र, इस भावना को कैसे देखती हैं। और शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दें, यहाँ तंत्र का मतलब किसी जादू टोने से बिल्कुल नहीं है। हम इसे मन और ऊर्जा के विज्ञान के नजरिए से देखेंगे। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सफाई है, क्योंकि यहीं से पूरी चर्चा की दिशा तय होती है। ज्यादातर लोग जब तंत्र शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में किसी और को वो नियंत्रित करने की तस्वीर बनती है। सही बात है। लेकिन ये लेख पहली ही पंक्ति से इस धारणा को तोड़ देता है। ये कहता है कि तंत्र का रास्ता बाहर की ओर नहीं, बल्कि भीतर की ओर जाता है। ये खुद को समझने का विज्ञान है, और मेरे ख्याल से यही इस पूरी पड़ताल का सबसे दिलचस्प मोड़ है। बिल्कुल। ये तो पूरा नजरिया ही पलट देता है। अब तक लगता था कि समस्या बाहर है, उस व्यक्ति में। लेकिन ये लेख कह रहा है कि पूरा खेल अंदर का है। लेख के मुताबिक जब कोई इंसान एक तरफा प्रेम में होता है तो उसका मन अ, लगातार एक तूफान में रहता है। इसी उथल-पुथल के बीच लेख एक शब्द का इस्तेमाल करता है, ऊर्जा। वो ऊर्जा के संतुलन की बात करता है। अब ये ऊर्जा वाली बात थोड़ी अस्पष्ट लग सकती है। असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ऊर्जा शब्द सुनते ही लोग इसे कुछ रहस्यमय मान लेते हैं। पर इसे बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से समझा जा सकता है। ठीक। टूटी हुई ऊर्जा का मतलब है आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति का बिखरा हुआ होना। सोचकर देखिए, जब कोई इस हाल में होता है तो क्या होता है? चौबीसों घंटे एक ही ख्याल, हर छोटी बात को ज्यादा सोचना, अपनी कीमत कम आंकना। ये जो मानसिक बेचैनी है, यही टूटी हुई ऊर्जा है। अच्छा। लेख की एक लाइन है, टूटी हुई ऊर्जा सिर्फ दर्द पैदा करती है और संतुलित ऊर्जा आकर्षण। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम अंदर से इतने बिखरे और जरूरतमंद महसूस करते हैं, तो हम अनजाने में ही और ज्यादा निराशा और दर्द को अपनी तरफ खींचते हैं। तो अगर ऊर्जा टूटी हुई है और दर्द को खींच रही है, तो इसे जोड़ने का पहला कदम क्या होगा? क्या लेख में इसका कोई रास्ता बताया गया है? हाँ, और रास्ता बहुत ही अनूठा है। लेख एक अभ्यास का जिक्र करता है जिसे वो अनासक्त भावना कहता है। मतलब बिना किसी अटैचमेंट के महसूस करना। सुनने में ही विरोधाभासी लगता है ना? प्रेम, और वो भी बिना अटैचमेंट के। एक मिनट, यहाँ मुझे एक दुविधा है। लेख कहता है कि रोज सुबह शांत मन से उस व्यक्ति का स्मरण करो, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के। पर अगर कोई पहले से ही किसी के जुनून में है और वो रोज सुबह उठकर उसी को याद करेगा, तो क्या ये उस जुनून को और नहीं बढ़ाएगा? ये तो आग में घी डालने जैसा नहीं हो? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, और यही यही इस अभ्यास का सबसे मुश्किल और सबसे गहरा हिस्सा है। देखिए, लेख ये नहीं कह रहा कि आप उस व्यक्ति को पाने की इच्छा को और मजबूत करें, बल्कि ये कह रहा है कि आप अपनी प्रेम करने की क्षमता को सम्मान दें, न कि उस प्रेम के विषय को। जोर बिना अपेक्षा पर है। अच्छा। इसका मतलब है, आप उस व्यक्ति को याद करते हैं, उनके लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं, लेकिन साथ ही अपने मन को ये भी सिखाते हैं कि मेरी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो बदले में क्या महसूस करते हैं। तो ये जुनून को बढ़ाना नहीं, बल्कि जुनून की दिशा बदलना है। मतलब आप ऊर्जा को उस व्यक्ति से हटाकर प्रेम की भावना पर ही केंद्रित कर रहे हैं। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि मैं प्रेम महसूस कर सकती हूँ, और ये एक सुंदर एहसास है, बजाय इसके कि मुझे वो व्यक्ति चाहिए तभी मैं पूरा महसूस करूंगी। ये तो एक तरह का जैसे मानसिक अनुशासन हुआ। सही कहा। ये अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उनके साथ अपने रिश्ते को बदलना है। लेख साफ कहता है, प्रेम करो पर बंधन मत बनाओ। और शायद यहीं से हम लेख के अगले और सबसे महत्वपूर्ण विचार पर आते हैं, स्वीकृति। हाँ, स्वीकृति। लेख कहता है कि एक तरफा प्रेम में सबसे बड़ा मंत्र है स्वीकृति। पर यह स्वीकृति किस चीज की? क्या सिर्फ इस बात की कि सामने वाला हमें प्रेम नहीं करता, या इसका कोई और गहरा मतलब है? इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। पहली सतह पर हाँ, ये स्थिति को स्वीकार करना है, लेकिन दूसरी और ज्यादा जरूरी सतह पर ये अपनी भावनाओं को स्वीकार करना है। अक्सर ऐसी स्थिति में लोग खुद को दोषी मानते हैं।
मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ, या अपनी भावनाओं को लेकर शर्मिंदा होते हैं। सही बात है। स्वीकृति का मतलब है खुद से कहना, हाँ मुझे ये एहसास है, ये सच है और इसमें कुछ भी गलत या शर्मनाक नहीं है। ये अपनी भावनाओं को वैधता देना है, उन्हें नकारना नहीं। जब हम ऐसा करते हैं तो शायद उनसे लड़ने में जो ऊर्जा बर्बाद हो रही थी वो बच जाती है। ठीक यही बात है। और जब आप लड़ना बंद कर देते हैं तब एक बड़ा बदलाव आता है। यहीं पर लेख की वो शक्तिशाली पंक्ति आती है, जब आप किसी को पाने की जिद छोड़ते हैं तभी आप खुद को पा लेते हैं। किसी को पाने की जिद छोड़ना ये बहुत गहरा है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल भी है। लोगों को लग सकता है कि जिद छोड़ने का मतलब हार मान लेना। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। जिद छोड़ने का मतलब प्रेम की भावना को मारना नहीं है। इसका मतलब है उस पर अधिकार जताने की कोशिश छोड़ देना। एक तरफा प्रेम में हमारा पूरा ध्यान उस एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमट जाता है। हम क्या पहने, क्या बोलें, हर फैसले के पीछे कहीं ना कहीं वो व्यक्ति होता है। खुद को खो देते हैं। बिल्कुल, हमारी अपनी पहचान धुंधली पड़ जाती है। जिद छोड़ने का मतलब है कि अपना ध्यान वापस खुद पर लाना, खुद से वो सवाल पूछना जो हम भूल चुके हैं। इस सब के अलावा मैं कौन हूँ, मेरी खुशियाँ क्या हैं? ये हार मानना नहीं, बल्कि खुद को वापस जीतना है। सही कहा आपने। तो ये पूरा सफर खुद को फिर से खोजने का है। चलिए अब इसके व्यावहारिक पहलू पर आते हैं। लेख में मंत्रों का भी जिक्र है, और ये एक ऐसा विषय है जहां लोग अक्सर भटक जाते हैं। सवाल सीधा है, क्या मंत्र से प्रेम मिल सकता है? लोग किसी जादुई समाधान की उम्मीद करते हैं, और लेख इसका बहुत ही साफ जवाब देता है, जो किसी भी जादू टोने की धारणा से कोसों दूर है। क्या कहता है लेख? वो कहता है, मंत्र किसी का दिल नहीं बदलते, मंत्र आपका मन बदलते हैं। ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। अच्छा। कोई भी मंत्र किसी दूसरे इंसान की स्वतंत्र इच्छा को नहीं बदल सकता। ये नैतिक रूप से भी गलत है और व्यावहारिक रूप से भी असंभव। लेकिन फिर मंत्र काम कैसे करते हैं? अगर कोई इसे सिर्फ एक वहम माने, तो लेख इसके पीछे का क्या तर्क देता है कि एक शब्द को दोहराने से मन की स्थिति कैसे बदल सकती है? देखिए, लेख इसे ऊर्जा के विज्ञान से जोड़ता है। जब हमारा मन बिखरा होता है तो हमारे विचार हर दिशा में भागते हैं। मंत्र क्या कहते हैं, एक एंकर की तरह काम करता है। एंकर? हाँ, जब आप एक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने बिखरे हुए विचारों को एक जगह पर ले आते हैं। इसके अलावा ध्वनि के कंपनों का हमारे नर्वस सिस्टम पर एक शांत प्रभाव पड़ता है। ये हमारे अंदर की बेचैनी को कम करता है। मतलब मंत्र एक टूल है जो हमारी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़ने में मदद करता है। बिल्कुल, वो हमारे अपने अंदर के तूफान को शांत करने का एक वैज्ञानिक उपकरण है। और जब आपकी अंदर की दुनिया ठीक होती है, जब आप शांत, संतुलित होते हैं, तो आपकी बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। आपका आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। इसलिए नहीं कि आपने किसी को वश में कर लिया, नहीं, बल्कि इसलिए कि अब आपकी ऊर्जा जरूरतमंद और अस्थिर नहीं, बल्कि स्थिर और सकारात्मक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से हाँ, ये आपकी मदद करता है, पर किसी का दिल बदलकर नहीं, बल्कि आपका मन और आपकी ऊर्जा बदलकर। तो ये पूरा ढांचा असल में खुद पर काम करने का है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ दर्द से निपटने का एक तरीका है? एक तरह की सांत्वना कि चलो वो नहीं मिला तो खुद को ही बेहतर बना ले? नहीं, ये सिर्फ एक मुकाबला करने की रणनीति नहीं है, ये एक परिवर्तन का रास्ता है। और लेख इस बात पर बहुत जोर देता है। वो एक तरफा प्रेम के अनुभव को एक कमजोरी या असफलता की तरह नहीं देखता। समाज अक्सर गहरी भावनाओं को एक कमजोरी के रूप में देखता है। हाँ, ये तो है। पर स्रोत का नजरिया अलग है। वो कहता है, ऐसे में व्यक्ति कमजोर नहीं बल्कि भावुक है, और भावनाएं इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि निखारती हैं। निखारती हैं। ये शब्द सुनने में अच्छा लगता है, पर जब कोई दर्द में होता है तो उसे टूटना ही महसूस होता है, निखरना नहीं। ये दर्द निखारने का काम कैसे करता है? ये उस अनुभव को देखने का नजरिया बदलने की बात है। देखिए, एक तरफा प्रेम का गहरा दर्द हमें आत्मविश्लेषण का एक ऐसा मौका देता है जो शायद सामान्य जीवन में कभी न मिले। ये हमें आईना दिखाता है कि हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर कितना निर्भर हैं। ये हमें धैर्य सिखाता है, स्वीकृति का सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, और सबसे बढ़कर ये हमें आत्म प्रेम की कीमत सिखाता है। अच्छा। जिस गहराई से कोई व्यक्ति किसी और से प्रेम कर सकता है, वो उसकी भावनात्मक क्षमता को दिखाता है। अगर उसी ऊर्जा को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ दिया जाए तो वही ऊर्जा आत्म सुधार का सबसे बड़ा स्रोत बन सकती है। तो जो अनुभव पहले आपको तोड़ रहा था, वही आपको एक ज्यादा समझदार और मजबूत इंसान बना सकता है। बिल्कुल, वो आपको निखार सकता है।
तो आज की इस पड़ताल में हम एक तरफा प्रेम के दर्द से चले थे और तंत्र के नजरिए से होते हुए आत्मसुधार और खुद को पाने के एक सफर तक पहुंचे। जी। मुख्य बातें थी अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को संतुलित करना, अनासक्त भावना का अभ्यास और सबसे बढ़कर स्वीकृति। और सबसे अहम सबक ये कि सच्चा तंत्र, जैसा कि इस लेख में बताया गया है, किसी और को नियंत्रित करने का हथकंडा नहीं, बल्कि खुद को समझने और संतुलित करने का विज्ञान है। असली शक्ति किसी और की हाँ या ना में नहीं है, असली शक्ति हमारे अपने भीतर है। ये चर्चा मुझे एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। लेख ऊर्जा, आकर्षण और आत्मसम्मान के बीच एक गहरे रहस्यमयी संबंध की ओर इशारा करता है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आंतरिक अवस्था इस बात को कितना प्रभावित करती है कि दुनिया हमें किस नजर से देखती है। क्या वाकई ऐसा है कि जब हम खुद को महत्व देना शुरू करते हैं तो दुनिया भी हमें महत्व देने लगती है? क्या आत्मसम्मान ही आकर्षण का सबसे शुद्ध रूप है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को थोड़ा और सोचने की जरूरत है।